स्टार्ट किया जाए ना, ऑल क्लियर है अभी तक? चलो भाई ओके, ध्यान दोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थी, दैट इज़ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन की बात करेंगे ना, कैसे इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया गया है, कैसे इनके यूनिट वैल्यू को डिफाइन किया गया है। जैसे एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, और एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को डिफाइन करने वाला हूँ कि 1 kg कैसे डिफाइन किया उन्होंने, 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया, जो CGPM बॉडी थी है ना, कॉन्फ्रेंस जनरली ना डेस्पॉइड्स एट्स मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, उन्होंने 7 SI यूनिट्स ना इंट्रोड्यूस किए थे। उन 7 SI यूनिट्स को उन्होंने कैसे कैसे डिफाइन किया, आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं 1 kg पे। 1 kg को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, तो वो लोग है ना बोल सकते थे ये 1 kg मान लो, पर उनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो आपका टाइम के साथ अवेलेबल हो। पहली चीज़, ऐसा ना हो कि आज से 500 साल के बाद वो मटेरियल ही गायब हो गया है ना, फिर उसके मतलब वो एक ऐसा यूनिट बनाना चाहते थे जो लाइफ लॉन्ग के लिए बना रहे, हज़ारों सालों तक वो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट, वो टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस के साथ है ना लेट्स से अफेक्ट ना हो, ऐसा ना हो कि गर्मी में वो फूल जाए, रस्टिंग होने लगे, वो सब चीज़ें ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और केमिकल रिएक्ट ना करे एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिलेंडर बनाया ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशंस, रेडियस, हाइट रखते हुए, ठीक है, किसका, 2 मेटल के मिक्सचर का, और 2 मेटल का मिक्सचर क्या कहलाता है, अलॉय। तो इस अलॉय का है ना, अलॉय से जो सिलेंडर बनाया गया, प्लैटिनम इरिडियम है ना, उसको, उसके वेट को उन्होंने क्या बोला, 1 kg है ना, उसको वेट को उन्होंने स्टैंडर्डाइज करके 1 kg कहा, और उस वेट को अभी रखा गया है एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स करके है ना, पेरिस फ्रांस में। उसका जो वेट है उसको एक म्यूजियम में रख दिया उन्होंने, और उसका जो वेट है उस वेट को उन्होंने 1 kg माना है। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो 7 क्वांटिटीज़ उन्होंने जो इंट्रोड्यूस की थी, उन 7 क्वांटिटीज़ का है ना डेफिनेशन क्या क्या था। समझ आए यहाँ तक? अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, लिखो 1 kg इज द मास ऑफ सिलेंडर, लैंग्वेज में लिखो 1 kg इज the mass of cylinder made of platinum iridium alloy, mass of cylinder made of platinum iridium alloy, platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures, kept at International Bureau of वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, ये पेरिस फ्रांस में है ना, जहाँ पे इस वेट को रखा गया है। तो उसको उन्होंने क्या माना, उस सिलेंडर के वेट को उन्होंने 1 kg माना। ये सबको आया समझ में, ये हमने 1 kg को डिफाइन किया है। उसी तरह से मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ, 1 मीटर को। यहाँ तक बताओ पहले, 1 kg ऑल क्लियर सबको? 1 kg को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, कमेंट करके बताओ। 1 kg सबको आया ना समझ में कि 1 kg को कैसे डिफाइन किया गया है। उन्होंने एक सिलेंडर बनाया जो इन 2 मेटल के मिक्सचर के था है ना, इन अलॉय से, तो उसका जो मास उन्होंने लिया, उस मास को उन्होंने 1 kg कह दिया। कमेंट करके बताइए, किसी को कोई डाउट है, कमेंट कीजिए सभी लोग। एनी प्रॉब्लम, ये चीज़ समझ आई हमें? कमेंट करो, वही बताओ सब लोग। ऑल क्लियर? फिर से डिफाइन कीजिए सर, फिर से डिफाइन करूं? ओके, लिखो 1 kg इज़ द मास ऑफ सिलेंडर, 1 kg is the mass of cylinder, mass of cylinder made of platinum iridium alloy, platinum iridium alloy, ये दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, platinum iridium at International Bureau of, kept at International Bureau of
वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो इन दो मेटल के मिक्सचर से जो फिर रुक गया क्या, अब सही है ना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, है ना, इसको वेट को आपने नाम दिया है 1 kg, सही है। सभी लोग बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, अब सही चल रहा है ना। चलिए भाई 1 kg के बाद आते हैं 1 मीटर को डिफाइन करने। तो 1 मीटर को कैसे बोल रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। लाइट की स्पीड आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करके, पर वो लाइट की स्पीड एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट लाइट की स्पीड कितनी है, एग्जैक्ट है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जिसको राउंड ऑफ करके लगभग कितना कहा जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो 1 मीटर है इसको कैसे डिफाइन करता हूँ। तो एक सिलेंडर लिया, है ना, सिलेंडर में क्या है, वैक्यूम रखा गया है, ध्यान देना, है ना, कैसे ये 1 मीटर को डिफाइन किया गया है। सिलेंडर में क्या रखा है, एक वैक्यूम रखा है, यहाँ से लाइट को पास किया गया है, ठीक है। अब लाइट को पास किया गया है, मुझे 1 मीटर डिफाइन किया जाना है, तो स्पीड पता है ना, डिस्टेंस 1 मीटर है ही, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है c, जिसकी वैल्यू ये रही, और टाइम कितना है 1/c कर दूंगा, तो c से c कैंसिल होके 1 आया कि नहीं आया ना। तो इस तरह से 1 मीटर बोला गया कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/c सेकेंड्स विद द स्पीड ऑफ लाइट c, वेयर c इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। बस ये जो आप ना फॉर्मूला से देख रहे हो, उसी फॉर्मूला को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो 1 मीटर is the distance traveled by light. 1 meter is the distance traveled by light. Distance traveled by light in vacuum. Distance traveled by light in vacuum. In vacuum. In 1/c seconds. In 1/c seconds, comma, with speed of light c, with speed of light c, with speed of light c, where c equal to, ये लिख लो 299,792,458, है ना। तो with speed of light c, ना, वेयर c इक्वल टू, ये जो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो राउंड ऑफ करके वैल्यू है, इससे एग्जैक्ट इतनी है, ठीक है। देखो 1 kg बता दिया, 1 मीटर बता दिया। अब बात करने जा रहा हूँ 1 सेकेंड के लिए, ध्यान दोगे। 1 सेकेंड के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया सीजियम का आइसोटोप, सीजियम का 133 आइसोटोप, ठीक है। तो उन्होंने एक सीजियम क्लॉक कह सकते हो ना, एक सीजियम 133 इसलिए लिया क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है ना। एक्टिव किस सेंस में, तो देखते हो ये सीजियम का 133 आइसोटोप लिया गया है, ठीक है। इस सीजियम आइसोटोप के अराउंड क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, जो इतना सा 1 सेकेंड ये जो टाइम इंटरवल है, इस 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर एनर्जी लेवल जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से 1 सेकेंड में कितनी बार ऊपर नीचे, है ना, इन ऑर्बिटल्स में, है ना, लेट्स से मूव कर सकता है। वो नंबर एक फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का 9192631770, ठीक है। कॉल करके देखना किसको लगता है ये नंबर, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच, है ना, एन इलेक्ट्रॉन, है ना, मेक्स अ ट्रांजिशन ऑफ 9192631770 बिटवीन
2 degenerate orbitals of cesium-133 आइसोटोप। ये भी मैं लैंग्वेज में लिखाऊंगा ना, ये कोई नंबर याद नहीं करना है, ये वैल्यू याद नहीं करनी है, ये बस एक है ना आपका दिमाग खोलने के लिए कि फिजिक्स एक्चुअली आया कहाँ से, लोगों ने कहाँ से शुरुआत की, वो सब बताते हुए। ठीक है, चलो तो इसको मैं लैंग्वेज में लिखाने जा रहा हूँ, है ना। ऑल क्लियर यहाँ तक ना, ये बस डेफिनेशन है, आपको सुनना है, लिखना है, दैट्स इट, यही कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लिखोगे 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ, लैंग्वेज लिखो 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ, ये नंबर लिख लो 9192631770, ये मैं खुद से नहीं बनाया, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, वहाँ पे आपको मिलेगा ये सब चीज़ें, एनसीईआरटी पे है ना ये सब चीज़ें है। 9192631770, vibrations of radiation corresponding to transition, हाँ पता करना भाई किसका लकी नंबर है ये। ठीक है, corresponding to transition between two specific hyperfine levels in cesium-133 atom, ठीक है, cesium-133 एटम में हाइपरफाइन मतलब इन दो एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच का गैप बहुत फाइन है, बहुत छोटा है, तो उस गैप में ये एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार ट्रांजिशन करता है, इतनी बार ट्रांजिशन करता है, और उस ट्रांजिशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम आपको बोला गया है सिंपली कितना होता है, 1 सेकेंड करके होता है। ऑल क्लियर यहाँ तक? ये हमारा किसका डेफिनेशन बोला हमने, 1 सेकेंड का बोला है। इसी तरह से 1 केल्विन एम्पियर मोल कैंडेला करके हम बात करेंगे। यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हुए ना 1 सेकेंड के बाद आते हैं बात करने अगला डेफिनेशन, दैट इज 1 केल्विन का। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए तो 1 केल्विन के लिए बस ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, ये बताइए कि है ना टाइम 1 सेकेंड को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी क्लॉक यूज़ की जाती है, सीजियम क्लॉक, रेडो क्लॉक, टाइटैनिक है ना टाइटन की क्लॉक, या फास्ट ट्रैक की क्लॉक, कौन सी क्लॉक, सीजियम क्लॉक। सीजियम नाम ही क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ सीजियम 133 एटम होगा। ठीक है, इस तरह से चलो अब देखो 1 केल्विन मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, दैट्स इट। 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेफरेंस है ना, जैसे टाइम के लिए रेफरेंस क्या लिया गया, सीजियम, उसी तरह से केल्विन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस क्या लिया गया, वाटर। वाटर इजीली अवेलेबल है ना, तो वाटर इजीली अवेलेबल है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। और वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड हम क्या बोलते हैं, गैस करके ना। अब ये 3 स्टेट्स की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर दूं तो इस पॉइंट पे आने का मतलब वाटर के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड स्टेट मतलब आपका आइस हो गया। ठीक है, उसी तरह से इतना प्रेशर और इतने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वाटर कौन से स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड, पानी जो पीते हो वाटर। और इस स्टेट में वाटर कौन से स्टेट में आ जाता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है, वेपर्स है ना, वाटर वेपर। अब अगर मैं इतना प्रेशर है ना और इतना टेम्परेचर दूं तो ये जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर 2 स्टेट में, सॉलिड और लिक्विड, ये उसकी बाउंड्री हो गई ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में। जेली खाओ ना, चॉकलेट आती है ना, जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर दोगे तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट हो गया। उसी तरह से ये अगर इस प्रेशर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वाटर कौन से स्टेट में आ जाएगा, है ना, सॉलिड और गैस का मिक्सचर स्टेट, जैसे है ना
हम इसको क्या कह सकते हैं, सॉलिड भी नहीं है वो परफेक्टली और गैसियस भी नहीं है परफेक्टली, ठीक है। तो वो आपका क्या कहा जा सकता है, सॉलिड और लिक्विड को अगर मैं बोलूँ तो सॉलिड और गैसियस ना, तो सॉलिड भी नहीं है परफेक्टली और गैसियस भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई एक है ना, जो आपके क्या बोल सकते हो कि सॉलिड भी नहीं 100% और गैसियस भी नहीं है, ठीक है। जो आपके है ना जो होटल्स में जो नाइट्रोजन के मिलते हैं इस टाइप के, जो है ना पहले वो सॉलिड होते हैं और फिर वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड गैस का मिक्सचर। उसी तरह से यहाँ पे अगर आए तो लिक्विड और गैस वो क्या होता है, एरोसोल। एरोसोल जो होता है वो आपका लिक्विड भी नहीं है और गैसेस भी नहीं है। मेरा काम यहाँ सब का नहीं है, ये काम का है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट कर रहा है, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखोगे, मैं 1 केल्विन डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, जहाँ पे वाटर तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करे, मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी और हमारा गैसियस स्टेट भी आ जाए, ठीक है। इसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कह रहे हैं। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर और टेम्परेचर जब निकाला गया, ठीक है, तो प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ये कितना आया, ये आया 273.16 केल्विन, और इसको डिग्री सेल्सियस में ले जाया जाए तो ये है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना होता है तो 273.15 ऐड किया जाता है, तो ये आएगा 273.16 केल्विन। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है, 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर कितना है, 273.16, उसको 273.16 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ गया अपना, 1 केल्विन आया कि नहीं आया। तो इस तरह से 1 केल्विन को डिफाइन किया गया है। 1 केल्विन इज 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इतना प्रेशर पे, इतने ही टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो पूरा आइस हो जाएगा, पर 0.01 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन में वो जो वाटर है वो सॉलिड भी नहीं है परफेक्टली, लिक्विड भी नहीं, गैस भी नहीं है, तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट कर रहा है। ये बस लैब में अटेन किया जा सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा, जेली सबने देखी होगी, है ना, धुंध सबने देखा होगा, है ना, जो लिक्विड भी है गैस भी है, फॉग मिस्ट, है ना, वो लिक्विड गैस, एरोसोल भी सबने देखा होगा, है ना, सॉलिड गैस का मिक्सचर। पर किसी ने तीनों स्टेट को एग्जिस्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बस, है ना, लैब कंडीशंस में कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये है 1 केल्विन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया। आया सबको समझ में ना, ये कहानी के तौर पे आपको बस दिखाना है। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ऑल क्लियर यहाँ तक? आइए भाई, प्लीज़ फिगर फिर से समझाइए सर, फिगर फिर से देखो भाई ना। फिगर क्या है, फिगर है ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है फॉर वाटर। अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे वाटर के अलग अलग जो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, उन 3 स्टेट को, वैसे ये चीज़ आप सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। अभी के लिए सिंपल समझो कि इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर देने पे वाटर अभी सॉलिड में है, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वाटर लिक्विड में हो गया। इसमें जो भी कोऑर्डिनेट इस जगह पे आएगा वो लिक्विड स्टेट रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस प्रेशर और टेम्परेचर पे वाटर जो आएगा वो गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट का इस लाइन पे लाई करता है, मतलब वो सॉलिड लिक्विड की बाउंड्री हो गई, है ना, मतलब वो सॉलिड लिक्विड जेली जैसे होता है ना, परफेक्टली सॉलिड है ना लिक्विड है, वो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई इसको, है ना, लाइन पे कोई आ जाता है कर्व में, तो ये लिक्विड गैसियस हो गया। तो जैसे फॉग, धुंध ना वो लिक्विड है ना गैस है ना, हवा में रहता है तो गैस, और जब घास पे जम जाता है तो लिक्विड स्टेट आ जाता है। और वैसे ये जो है ना, आपका सॉलिड गैस का मिक्सचर, ठीक है, जिसे हम एरोसोल करके कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों लाइन आके मीट कर रही है, ये कहला रहा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल क्यों? क्योंकि वाटर तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसका टेम्परेचर कितना है, 273.16 केल्विन, जिसको डिग्री सेल्सियस में लिखा जा सकता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या कहा गया, इस टेम्परेचर का
273.16 से डिवाइड किया जाए तो 1 केल्विन आया कि नहीं आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन इज नोन एज 1 केल्विन। ऑल क्लियर? सब आया समझ में? ठीक है, तो लिखोगे इसको, लैंग्वेज लिखो, इसका डेफिनेशन लिखा जा रहा है। 1 केल्विन is 1/273.16. 1 Kelvin is 1/273.16 of the thermodynamic temperature of triple point of water, at 1 atmospheric pressure। डन, मिटाऊँ इसे। 1 केल्विन, ये सब याद नहीं करना है, ये बस आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन सब यूनिट्स के बारे में। समझ आ गया सभी को? चलिए, वेरी गुड। 1 केल्विन के बाद आया जाए अगला डेफिनेशन 5th नंबर पे, दैट इज 1 एम्पियर को उन्होंने कैसे डिफाइन किया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया जाना और बाद में आराम से अपना लिखते रहना इन सबको। ठीक है, चलिए आया जाए 1 एम्पियर को डिफाइन करते हुए। 1 एम्पियर को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, तो ये जो 1 एम्पियर का अभी मैं डेफिनेशन जो देने वाला हूँ वो क्लास 12th में मैग्नेटिज्म में आप उसे डिराइव भी करोगे। अभी के लिए सिंपल सी चीज़ समझो, अभी के लिए क्या बोला गया, 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर को एक दूसरे के क्या रख दिया गया, पैरेलल रख दिया गया। कहाँ पे? वैक्यूम में। और इन 2 वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखा गया, 1 मीटर रखा गया, है ना। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्या कहा जा रहा है, 2 वायर्स, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, है ना। मैग्नेटिज्म में ये पढ़ेंगे हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये 2 वायर्स के बीच में ना क्या लग रहा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। और वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ना अगर मेरे निकल के आती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, और फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब इन दोनों वायर के 1 मीटर में अगर इतना फोर्स लगे, ओबेइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या कहा जा रहा है, इन दोनों वायर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा था, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग in 2 infinitely long parallel current carrying wires placed at a distance of 1 meter in vacuum such that they experience an attractive force। दोनों में कैसा फोर्स लग रहा है, attractive force per unit length of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये है मेरा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए जब 1 एम्पियर की बात हो। जब मैं 12th में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा भी कि भाई, है ना, ये आप क्लास 11th में इसका डेफिनेशन बात किए थे। ठीक है, चलिए लिखा जाए इसके बारे में। लिखो 2 लॉन्ग वायर्स, लैंग्वेज लिखो इसका, 2 लॉन्ग वायर्स विथ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, 2 long wires with negligible cross section placed parallel to each other, negligible cross section placed parallel to each other in vacuum, at a separation of 1 meter, in same direction, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, in same direction, so that attractive force per unit length, is, ये लिख लो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर on the wires
then current in the wires is 1 ampere. Then current in the wires is 1 एम्पियर। तो हम क्या कह देंगे कि इन दोनों वायर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा था आपका 1 एम्पियर। इस डेफिनेशन को एक बार सब लोग पढ़ लो और है ना कंफर्टेबल हो जाओ। फिर आते हैं अगला डेफिनेशन पे बात करने, दैट इज़ 1 मोल और 1 कैंडेला। यही 2 डेफिनेशन बचे हुए हैं, ठीक है। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए और कमेंट करके बताओ भाई सबको आया समझ में ये डेफिनेशन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आ जाइए। कमेंट कीजिए, बताइए सभी लोग। ऑल क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ? आ गया? ठीक है। ये सब रटने मत बैठ जाना ना, क्योंकि इन सब का कोई काम नहीं है, बस ये आपको एक बार सुनाना था, ये मेरा पर्पस है मेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आता हूँ। आज ये नितेश ये सब नहीं आए बेवकूफ़। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मोल को डिफाइन करते हैं। देखो 1 मोल के पीछे की कहानी है ना। 1 मोल को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस हम बात कर रहे हैं ना, जैसे वाटर लिया हमने है ना, सीजियम लिया है ना, तो जैसे प्लैटिनम इरिडियम अलॉय लिया, तो 1 मोल के लिए रेफरेंस पहले लिया गया हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन के एनोमलस प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगा है ना, कि वो पीरियोडिक टेबल में खुद अपनी जगह नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस करके नाइट्रोजन पे आए, फिर नाइट्रोजन में कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर ऑक्सीजन पे आए, और फाइनली किसको यूज़ किया जा रहा है? कार्बन को है ना यूज़ किया जा रहा है टू डिफाइन 1 मोल। अब कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप कौन? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और जो रेडीली अवेलेबल है वो कौन सा आइसोटोप है? कार्बन 12, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया 1 मोल को? तो 1 मोल को डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो हमें क्या बोलता है? वो हमें 1 मोल डिफाइन करता है। आगे जाके आप मोल के 2 डेफिनेशन पढ़ोगे, एक तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और एक पढ़ोगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ना कितनी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है आपको, 6.02 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। तो 1 मोल जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं 1 मोल कहने की बात कर रहा हूँ, तो 1 मोल का मतलब उसका जो मास है सब्सटेंस का, वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाए। तो कार्बन 12 का मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम। तो हम कितना मास लिए यहाँ पे 1 मोल को डिफाइन करने के लिए? 12 ग्राम लिए। और इससे अगर बात की जाए तो हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर आया ना, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन 12, दैट इज हम क्या कह सकते हैं? 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये 1 मोल का डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको लिखोगे 1 मोल करके, लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चलिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many atoms or molecules, that contains as many atoms or molecules, as many atoms or molecules as there are number of atoms, as there are number of atoms, as there are number of atoms in 12 gram, as there are number of atoms in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को आप नाम क्या दे रहे हो? 1 मोल नाम दे रहे हो। डन। ये सब आप बाद में लिखते रहना, अभी बस आपको ये दिमाग में फिट करने के लिए ये सब है ना, एक टाइप का स्केच है ना, मूवी टाइप का दिखा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ऑल क्लियर? बताओ भाई। फिर लास्ट डेफिनेशन आते हैं 1 कैंडेला के बात करने। आइए सब लोग यहाँ तक
कमेंट करके बताओ भाई, रटना मत सब, है ना। लोग रटने लग जाते हैं, सोचते हैं पहला चैप्टर है पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जहाँ पढ़ना स्टार्ट करना होगा वो सब बताऊंगा, अभी क्वेश्चन ये सब करना हमें बहुत है ना। फिजिक्स में मेन एप्लीकेशन है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिजिक्स में जो है वो आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना कोई फ़ायदा नहीं। अभी ये बस थ्योरी है ना इंट्रोड्यूस करते हुए आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आते हुए बढ़ने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे बात करने, दैट इज़ वन कैंडेला, जो किसका यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी का। लुमिनस का मतलब क्या होता है, चमकना, है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो हम है ना यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, ब्लैक बॉडी, है ना। ब्लैक बॉडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, सोलर कुकर ये सब पढ़ा होगा। तो ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जितना एब्जॉर्ब करता है उतना का उतना है ना रिफ्लेक्ट भी कर देता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इस ब्लैक बॉडी में, है ना, इस ब्लैक बॉडी का कितना एरिया, 1/600,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी का 1/600,000 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो जितने अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिट करेगा ना, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट आउट करेगा, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया होगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेडिएट करेगा ना एनर्जी, तो इतना एरिया जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएट आउट करेगा उसे कहते हैं वन कैंडेला। ये कहीं आगे यूज तो होगा नहीं, बाकी सब यूज होंगे, मूल तक यहाँ सब कुछ यूज होगा, कैंडेला बस यहीं तक आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसके बारे में लिख लो लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, लिख लो इसके बारे में, लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, ये लिख लो 1/600,000 स्क्वायर मीटर, 1/600